गुड इवनिंग गाइज, मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो गाइज, ये हमारा चल रहा था जीआईसी पीजीटी का मेंस का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बैच, और इसमें आज हमारा डे 22 है। और इसके पहले हम लोगों ने 21 लेक्चर्स देखे हैं और 4 कंप्लीट टेक्स्ट हम लोगों ने कर लिया है। तो इस तरह से आप लोगों के अच्छे खासे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो रही है कंटिन्यू। लेकिन आपको केवल क्लास देखने से कुछ नहीं होगा जब तक कि आप खुद ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अगर आपको तैरना सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा। आप सोचें कि आप केवल मेरी क्लास को देखें और रट लें और रट के एग्ज़ाम में दे दें, तो फिर आप अपने असफलता की तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हैं। तो चलिए, खैर आप खुद समझदार हैं। तो हम लोग देखते हैं आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है। इस वीक का जो हमारा सिलेबस है आप लोगों को शेयर कर दिया गया है, और उस सिलेबस का जो पहला टॉपिक था वो लोकतंत्र था, इसके प्रकार, ठीक है, और इसके सिद्धांतों के बारे में पढ़ना था। तो आज हमारा जो क्वेश्चन है यूपी पीसीएस ये 2016 में पूछा गया है। बुनियादी लोकतंत्र के लक्ष्य, सिद्धांत और कार्यप्रणाली की विवेचना करनी है। ठीक है, डिस्कस द एम्स, प्रिंसिपल्स एंड फंक्शनिंग ऑफ बेसिक डेमोक्रेसी। ठीक है, तो देखिए, आप बुनियादी लोकतंत्र हिंदी में थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो, लेकिन बेसिक डेमोक्रेसी आप लोग इंग्लिश वाला वर्जन भी एग्जाम में ज़रूर रीड कर लिया करें। तो उससे कभी कभी चीज़ें हिंदी में नहीं क्लियर हो पाती हैं, क्योंकि ये ट्रांसलेटेड होता है गूगल से। तो इस तरह इसलिए आप लोग इंग्लिश वर्जन भी देख लिया करिए। देखिए, जब इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे पहले तो आपको समझना है कि इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है। तो इसमें क्या कहा है, बुनियादी लोकतंत्र यानी कि बेसिक डेमोक्रेसी। अब इसमें इसका लक्ष्य बताना है, सिद्धांत बताना है और इसकी कार्यप्रणाली बतानी है। यानी कि यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिसको आपको डिस्कस करना है। तो मैंने आप लोगों को एक जो डेमोक्रेसी का लेक्चर शेयर किया था मॉर्निंग में, तो उसमें डेमोक्रेसी पूरी अच्छी तरह से सारे कीवर्ड्स के साथ उसमें डिस्कस किया गया था। आई होप कि आप लोगों ने उस लेक्चर को देख लिया होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करूंगा, और अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले आप उस लेक्चर्स को देख लीजिए, तब इसको देखिए। ठीक है, तो चलिए, इस प्रश्न का उत्तर हम लोग कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आप डेमोक्रेसी के बारे में थोड़ा सा आप डिस्कस कर दीजिए। ठीक है, आपको शब्द सीमा 250 ध्यान रखना है। ये चूँकि क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आप लोगों को लिया है, इसलिए इसमें शब्द सीमा ज़्यादा होगी, उसको आपको ध्यान नहीं देना है। लेकिन जब आप आंसर लिखेंगे तो आपको 250 शब्दों में ही समेटना है। अब ये आपको सोचना है कि इसमें से क्या चीज़ें लेनी है और क्या चीज़ें आपको छोड़नी है। तो चलिए देखते हैं, लोकतंत्र का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द क्या है, डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी कहाँ से लिया गया है, ग्रीक शब्द डेमोस और क्रेटिया से मिलकर के बना है डेमोक्रेसी। ठीक है, और जिसका तात्पर्य है शासन की शक्ति से होता है। तो इंट्रोडक्शन आप इतना लिख दीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैंने बताया था, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन मेन होता है, इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि इंट्रोडक्शन से इम्प्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर, और कंक्लूजन जो होता है वहाँ पे वो मार्क्स देता है। तो इसलिए ये दोनों बहुत बेहतरीन होना चाहिए। तो डेमोक्रेसी जो है, ये अंग्रेजी का जो डेमोक्रेसी है वो कि ग्रीक शब्द डेमोस और क्रेटिया से मिलकर बना है, और इसका मतलब होता है शासन की शक्ति। तो इस रूप में लोकतंत्र की अगर बात करें तो उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें जनता स्वयं, ठीक है, या स्वयं प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के द्वारा संपूर्ण जनता के हित को दृष्टि में रखकर शासन करती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, ये एक या तो आपका जनता जो है वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप की अगर बात करें तो अपने प्रतिनिधियों के द्वारा, जैसा कि प्रतिनिधात्मक लोकतांत्रिक प्रणाली आजकल पूरे विश्व में फेमस है। ठीक है, तो इस चीज़ को तो वो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के द्वारा संपूर्ण जनता के हित को दृष्टि में रखकर शासन करती है। तो ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद आपको क्या बताना है, देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, इसके लक्ष्य को, सिद्धांत को और कार्यप्रणाली को। ठीक है, तो लक्ष्य देखते हैं, लक्ष्य क्या है इस डेमोक्रेसी के। अगर लक्ष्य की बात करें दोस्तों, तो इसका लक्ष्य क्या है मुख्य रूप से, तो स्वतंत्रता, समानता, ठीक है, इन सब चीज़ों पे फोकस करता है। तो लोकतंत्र एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो अपनी बहुआयामी अर्थों के कारण समाज एवं मनुष्य के जीवन के बहुत से सिद्धांतों को प्रभावित करता है। अगर सामान्य शब्दों में कहें तो लोकतंत्र का प्रमुख उद्देश्य जो है, लक्ष्य जो है, वो शासन के कार्यों में जनता का अधिक से अधिक सहभागिता हो। यही इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है
कि शासन के कार्यों में जनता का अधिक से अधिक सहभागिता हो, यही इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो राज्य की संस्थाएं एवं संरचनाएं राजनीतिक प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देना, ठीक है। राजनीतिक शक्ति का आधार क्या होना चाहिए? खुली प्रतियोगिता होनी चाहिए। व्यक्तियों के राजनीतिक अधिकारों का संरक्षण मिलना चाहिए, यही तो लक्ष्य है लोकतंत्र का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और पॉइंट्स देखते हैं। व्यक्तियों तथा विविध समूहों की व्यवस्था में अर्थपूर्ण भागीदारी होनी चाहिए। जो व्यक्ति हैं, जो विभिन्न प्रकार के समुदाय हैं, समूह हैं, ठीक है, इनकी जो है शासन व्यवस्था में अर्थपूर्ण भागीदारी हो। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत कानून का शासन, नागरिक स्वतंत्रता, नागरिक अधिकार आदि की गारंटी उपलब्ध कराई जाए, ठीक है। तो नागरिक स्वतंत्रता, नागरिक अधिकार, इन सब की गारंटी किसके माध्यम से होनी चाहिए? कानून के शासन के माध्यम से होनी चाहिए। नीति निर्माण, संस्थाओं में खुली भर्ती की प्रक्रिया को अपनाना, ठीक है। ओपन भर्ती का मतलब क्या हुआ कि कंपटीशन के माध्यम से, ठीक है, नीति निर्माण होना चाहिए और खुली भर्ती को अपनाना चाहिए। राजनीतिक सहभागिता के लिए नियमन किया जाए। राजनीतिक सत्ता के लिए प्रतियोगिता को क्या होना चाहिए? बढ़ावा देना चाहिए। लोकतंत्र की अवधारणा के संबंध में ये तो हम लोगों ने लक्ष्य देखा। अब अगर हम सिद्धांत की बात करें, जो दूसरा पॉइंट है, जो दूसरा डिमांडिंग पॉइंट है इस प्रश्न का, तो अब जैसे आप लोगों ने जो लोकतंत्र का वीडियो है उसमें अच्छे से देखा होगा, तो उसमें से आप लोकतंत्र का उदारवादी सिद्धांत या परंपरावादी सिद्धांत, जिसे क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं, लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत, ठीक है, और लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत, लोकतंत्र के सहभागी सिद्धांत, लोकतंत्र के मार्क्सवादी सिद्धांत, इन सब को आप डिस्कस कर देंगे। ज़्यादा नहीं, 2-2, 3-3 लाइनों में इस बात को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। क्योंकि आपके पास केवल कितने शब्द हैं? 200 शब्दों में ये अपनी सारी बातों को रखना है, तो इसलिए आपके पास ज़्यादा वर्ड नहीं है कि आप अपनी बात को रख सकें, ठीक है। और लास्ट में क्या करेंगे कि लोकतंत्र की कार्यप्रणाली के रूप में इसके दो रूपों को देखा जा सकता है। पहला क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और दूसरा क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। की बात जब होती है तो दो तरह के लोकतंत्र हैं, जिसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से पहले ही डिस्कस कर रखा है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है। तो विश्व में स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है, एकमात्र ऐसा देश है जहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र की संस्थाएं विद्यमान हैं। जबकि अगर भारत की बात करें, भारत सहित अधिकांश देशों की बात की जाए, तो लोकतंत्र की अप्रत्यक्ष संस्थाएं विद्यमान हैं। तो अब ये मुझे यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, क्योंकि ये आपको पता है, आप लोगों ने पहले ही इसको अच्छे से पढ़ रखा है। अगर हम बात करें जनप्रतिनिधि संस्थाएं, तो जो जनप्रतिनिधि संस्थाएं हैं, अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र की प्रमुख वाहक होती हैं। ये संस्थाएं जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती हैं। जैसे आपके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, वो क्या है? जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ठीक है, और अप्रत्यक्ष रूप से शासन होता है। तो ये अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र की प्रमुख वाहक होती हैं। तो अब ये लास्ट में कंक्लूजन लिख दीजिए कि इस प्रकार स्पष्ट है कि लोकतंत्र किसी भी देश की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जो नागरिकों के मूलभूत अधिकारों, स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय को जीवंत बनाए रखता है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, ये सारे कीवर्ड आपके कंक्लूजन में आ गए। तो इस तरह से आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, चलिए, मैंने यहाँ पे इसको ठीक से आपको एक्सप्लेन नहीं किया था। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख सकते हैं। इसका PDF तो पेड ग्रुप वालों को मिल ही जाता है। तो लोकतंत्र का उदारवादी सिद्धांत क्या है? उदारवादी सिद्धांत जैसे कि लिबर्टी, ठीक है, ये उदारवाद कहाँ से आया? लिबरल से आया है। तो स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, न्याय जैसी अवधारणाओं का समर्थन करता है। इसके प्रमुख समर्थकों में कौन है? लॉक, एडम स्मिथ, बेंथम प्रमुख हैं। अगर उदारवादी चिंतक प्रारंभ से ही लोकतांत्रिक मूल्यों को मूर्त रूप देने की वकालत करते रहे। ये आपका हो गया लोकतंत्र का उदारवादी सिद्धांत। अगर अभिजनवादी सिद्धांत की बात की जाए तो इसके समर्थकों में कौन आता है? पैरेटो, गिटानो मोस्का, रॉबर्ट मिशेल्स, जेम्स बर्नहम एवं CR मिल्स प्रमुख हैं। और इस सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है कि समाज में दो तरह के लोग होते हैं। कौन कौन से दो तरह के लोग हैं? एक तो गिने चुने अल्पसंख्यक हैं और विशाल जनसमूह या बहुसंख्यक हैं। तो ये जो अभिजनवादी सिद्धांत है, ये शासन सत्ता किसके द्वारा? जो समाज के गिने चुने लोग हैं, इन्हीं के द्वारा शासन की सत्ता की बागडोर संभाली जाती है और बाकी लोग शासित होते हैं, ठीक है। लोकतंत्र के अगर बहुलवादी सिद्धांत की बात की जाए तो इसके समर्थकों में लिंडसे हैं, डहल है, प्रेंथस हैं, हंटर हैं, ये प्रमुख हैं, ठीक है। तो सामान्य अर्थों में बहुलवाद जो है वो सत्ता को समाज में एक छोटे समूह तक सीमित करने के बदले उसे प्रसारित और विकेंद्रित कर देता है, ठीक है। तो ये जो अभिजनवादी सिद्धांत है उसके अगेंस्ट में आप देख सकते हैं, ठीक है।
और लोकतंत्र के सहभागी सिद्धांत की अगर बात की जाए तो इसमें सीबी मैकफर्सन, कैरोल पायलमैन एवं एन पॉलेंट जॉस प्रमुख हैं। इस सिद्धांत के समर्थकों का मानना है कि शासन के कार्यों में जन भागीदारी अधिक से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, जिसमें इसमें क्या होना चाहिए, जन भागीदारी अधिक से अधिक होनी चाहिए। लोकतंत्र का जो मार्क्सवादी सिद्धांत है, इसकी प्रमुख मान्यता है कि उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व को खत्म करने और सर्वहारा वर्ग द्वारा अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के पश्चात समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना होती है। तो देखिए, मार्क्स जो लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत है, आपने अगर मेरा डेमोक्रेसी का लेक्चर देखा होगा तो उसमें बहुत ही अच्छे से बहुत डिटेल में इसको समझाया गया है। ठीक है, और इसकी प्रमुख मान्यता क्या है कि जो उत्पादन के साधन हैं, इस पर जो बुजुर्गा वर्ग है उसका आधिपत्य को, उसके स्वामित्व को क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए और सर्वहारा वर्ग के द्वारा अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के पश्चात जो समाजवादी लोकतंत्र है इसकी स्थापना करना है। तो लोकतंत्र की कार्यप्रणाली के रूप में इसके दो रूप को देखा जा सकता है। कौन कौन सा, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया था। तो इस तरह से आपको इस प्रश्न का उत्तर कैसे देना है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले हमने लोकतंत्र के बारे में थोड़ी सी डिफिनीशन लिख दी, इसके लक्ष्य को बता दिया, उसके बाद इसके सिद्धांतों में जो इसके सिद्धांत के आधार पर जो लोकतंत्र के टाइप है उसको बता दिया, और फिर इसकी कार्यप्रणाली को बता दिया, और लास्ट में हमने कंक्लूजन लिख दिया। तो इस तरह से जो है हमारा ये कंप्लीट हो गया। तो कार्यप्रणाली के दो रूप हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो ये इसकी कार्यप्रणाली हो गई। ठीक है, सिद्धांत हम लोगों ने ये पांचों देख ही लिया था। सिद्धांत के आधार पे कौन कौन से, लोकतंत्र का उदारवादी सिद्धांत या परंपरावादी सिद्धांत, अभिजनवादी सिद्धांत, ठीक है, बहुलवादी सिद्धांत, सहभागी सिद्धांत और मार्क्सवादी सिद्धांत। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, और फाइनली आपने कंक्लूजन लिख दिया, आपका ये कोर्स कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र के मार्क्सवादी सिद्धांत तथा लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए, अंतर कीजिए। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी एंड लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। ये यूपीपीसीएस 2018 में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए उदार लोकतंत्र, मैं थोड़ा सा यहाँ पे उदार लोकतंत्र और मार्क्सवादी लोकतंत्र को मैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर दे रहा हूँ ताकि इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकें। ठीक है, तो लिबरल डेमोक्रेसी क्या है, अगर हम बात करें आधुनिक काल में लोकतंत्र का विचार कुछ उदारवादी चिंतकों ने प्रस्तुत किया था, इसलिए इसे उदार लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, तो जो लोकतंत्र का विचार है ये क्या है, उदारवादी चिंतकों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, और आधुनिक काल की बात की जाए तो उदारवादी लोकतंत्र ही है। तो उदारवादी लोकतंत्र का जो मूल अर्थ है उस विचारधारा से है जो व्यक्ति यानी कि इंडिविजुअल तथा उसकी स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण मानती है, यानी कि व्यक्ति और उसकी स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण मानती है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली आदि देशों का लोकतंत्र इसी विचारधारा पर आधारित है। देखिए, मैं केवल यहाँ पे दोनों को यहाँ पे स्पष्ट कर रहा हूँ, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगर हम बात करें जो उदार लोकतंत्र है ये किसकी बात करता है, तो इसका मूल विश्वास है कि प्रत्येक व्यक्ति इतना विवेकशील होता है कि वह अपने बारे में सर्वश्रेष्ठ निर्णय स्वयं ले सकता है। ठीक है, इसीलिए कहता है कि व्यक्ति को खुला छोड़ दो। ठीक है, तो क्योंकि जो व्यक्ति है वो विवेकशील है, अपना निर्णय अपने बारे में सर्वश्रेष्ठ निर्णय स्वयं ले सकता है, इसलिए यदि सभी व्यक्ति स्वतंत्र मतदान के माध्यम से अपने राजनीतिक प्रतिनिधि का चयन करते हैं और उन प्रतिनिधियों के माध्यम से अपना शासन स्वयं चलाते हैं तो यह एक आदर्श स्थिति है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको कि जो ये उदारवादी लोकतंत्र है यह इस बात में विश्वास करता है कि जो व्यक्ति है वो इतना विवेकशील है कि वो अपने बारे में सर्वश्रेष्ठ निर्णय खुद ले सकता है। ठीक है, तो इसलिए स्वतंत्र मतदान होना चाहिए और स्वतंत्र मतदान के माध्यम से वह स्वयं अपने राजनीतिक प्रतिनिधि का चयन कर सकता है और उन प्रतिनिधियों के माध्यम से अपना शासन स्वयं चला सकता है, और यही जो होगा वो एक आदर्श स्थिति होगी। तो इस दृष्टिकोण के आधार पर उदार लोकतंत्र के समर्थक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के लिए निम्नलिखित शर्तों का प्रावधान करते हैं। तो क्या क्या शर्त है इनके लिए कि एक से अधिक राजनीतिक दल और तथा उम्मीदवारों की उपस्थिति। जब राजनीतिक दल एक से ज़्यादा होंगे तभी तो प्रतिस्पर्धा होगी, और जिसको हम चाहेंगे अपने विवेक के अनुसार उसका चुनाव करेंगे और उसको हम संसद में भेजेंगे। ठीक है, और उम्मीदवारों की उपस्थिति भी
होनी चाहिए एक से अधिक, ठीक है। निश्चित अंतराल के बाद स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राजनीतिक पदों तथा अधिकारी तंत्र यानी कि ब्यूरोक्रेसी के पदों को मुक्त प्रतिस्पर्धा, ठीक है, मुक्त प्रतिस्पर्धा तथा योग्यता के आधार पर भरा जाना चाहिए। जो राजनीतिक पद हैं, जैसे आजकल आप देखते हैं कि सत्ता किस आधार पर, मतलब जो राजनीतिक पद है वो मुख्य रूप से आजकल राजनीतिक दलों में भी वंशानुगत प्रणाली आ गई है। जैसे कि राजतंत्र में हुआ करता था कि जो नेता है, जो पावरफुल लीडर है, अपने लड़के को भी जो है राजनीति में लाता है और उसे ही वो पद देता है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उदारवादी लोकतंत्र का मानना है कि राजनीतिक पद और जो ब्यूरोक्रेसी है के पदों को मुक्त प्रतिस्पर्धा तथा योग्यता के आधार पर भरा जाना चाहिए। वे किसी वर्ग विशेष के विशेषाधिकार में नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन, ठीक है, डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए आवश्यक स्वतंत्रताएं प्राप्त होनी चाहिए, जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता इत्यादि। जनसंचार के साधनों पर सरकार का अनुचित दबाव व नियंत्रण नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रेस पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए, क्योंकि इसे जो है फोर्थ पिलर ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो साधनों पर सरकार का अनुचित दबाव व नियंत्रण नहीं होना चाहिए और उन्हें कुछ सीमाओं के भीतर सरकार की आलोचना करने का भी अधिकार होना चाहिए। जो विभिन्न हित समूह हैं, जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं और दबाव समूह जो हैं, को संगठित होने तथा अपनी मांगें मनवाने के लिए सरकार पर दबाव डालने की आज़ादी होनी चाहिए, ठीक है। न्यायपालिका जो होनी चाहिए वो स्वाधीन होनी चाहिए, ठीक है, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, अर्थात उसे विधायिका तथा कार्यपालिका के प्रभावों से मुक्त होना चाहिए। न्यायपालिका जो होनी चाहिए पूरी तरह से स्वाधीन होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए, अर्थात उसे विधायिका तथा कार्यपालिका के प्रभावों से मुक्त होना चाहिए। तो ये जो है, ये जो बातें थीं, ये उदारवादी लोकतंत्र की मुख्य बातें थीं। चलिए अब जैसे इस प्रश्न में हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि लोकतंत्र के मार्क्सवादी सिद्धांत और लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत के मध्य अंतर। तो अंतर आप तभी कर पाएंगे जब दोनों को आप अच्छे से समझ सकें। तो उदार लोकतंत्र आई होप आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अब मार्क्सवादी सिद्धांत को देखते हैं। हालांकि जो लेक्चर मैंने आप लोगों को दिया था उसमें आप लोग समझ गए होंगे, फिर से मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ। जो मार्क्सवादी सिद्धांत है ये उदारवादी लोकतंत्र की आलोचना करता है। किस आधार पर? ये कहता है कि जो उदारवादी लोकतंत्र है ये केवल पूंजीपतियों के हितों की रक्षा करता है, विचारधारात्मक भ्रांति पैदा करता है, ठीक है, विचारधारात्मक भ्रांति पैदा करता है, वर्ग विभाजन को अस्थायित्व प्रदान करता है, यानी कि जो सोसाइटी में जो गरीब हैं, अमीर हैं, ठीक है, उन लोगों को, जैसे सर्वहारा वर्ग है, बुजुर्गा वर्ग है, उनके बीच पहली बात ये क्या है, एक वैचारिक दृष्टिकोण पैदा करता है कि जो गरीब है वो अपने भाग्य से गरीब है, ठीक है। जैसा कि मार्क्स ने कहा है कि भगवान होता नहीं है बल्कि भगवान को पैदा किया गया है। किसके द्वारा? बुजुर्गा वर्गों के द्वारा। तो ऐसी विचारधारा इनके द्वारा बनाई जाती है। वर्ग विभाजन जो है उसको ये अस्थायित्व प्रदान करता है अपनी विचारधारा के आधार पर। तो इस तरह से इसकी आलोचना की जाती है मार्क्सवादी लोकतंत्र में। तो ये सर्वहारा के अधिनायक तंत्र की बात करते हैं। यह वास्तविक व ठोस लोकतंत्र है, इसको कहते हैं। जो मार्क्सवादी लोकतंत्र है यह संक्रमणशील अवस्था, संक्रमणशील अवस्था जो सर्वहारा का अधिनायक तंत्र है, इसमें क्या है कि सबसे पहले जो बुजुर्गा वर्ग हैं, ठीक है, इनको तो ये शोषण का यंत्र, राज्य को शोषण का यंत्र मार्क्सवादियों के द्वारा माना जाता है। और ये कहते हैं कि जो सर्वहारा वर्ग है इनके द्वारा जो है पूंजीपतियों का, ठीक है, यानी कि बुजुर्गा वर्ग का क्या कर दिया जाएगा? विनाश कर दिया जाएगा। इनकी संपत्ति को पूरी तरह से छीन लिया जाएगा। और ये जो अवस्था होगी वो संक्रमणशील अवस्था होगी और तब तक होगी जब तक कि सभी लोग एक समान नहीं हो जाएंगे। उसके बाद साम्य अवस्था आएगी और वो अस्थायी अवस्था होगी। यानी कि जो सर्वहारा का अधिनायक तंत्र है वो संक्रमणशील अवस्था है। लोकतंत्रीय केंद्रवाद का सिद्धांत की बात करता है, लोकतंत्रीय केंद्रवाद, ठीक है, लोकतंत्रीय केंद्रवाद के सिद्धांत की बात करता है। इसके प्रणेता कौन है? लेनिन है। और इन्होंने एक दल सिस्टम, पार्टी सिस्टम की बात की है। और दल, इन्होंने कहा कि दल के निचले अंग ऊपर वाले अंगों का निर्वाचन करेंगे, फिर ये ऊपरी अंगों के निर्णय मानने के लिए बाध्य होंगे। यानी कि इस दल के सरकार के द्वारा लोकतंत्रीय केंद्रवाद स्थापित किया जाएगा। जनवादी लोकतंत्र यानी कि पीपल्स डेमोक्रेसी की बात की जाती है मार्क्सवादी लोकतंत्र में। तो पूर्वी यूरोप प्लस चाइना की बात करें, वहाँ पे क्या है? पीपल्स डेमोक्रेसी। उदार लोकतंत्र प्लस सर्वहारा लोकतंत्र का मिला जुला रूप है जनवादी लोकतंत्र, ठीक है। इसमें सर्वहारा अपनी
प्रधानता में बुजुर्गा व निम्न बुजुर्गा के साथ मिलकर सरकार बनाता है। ठीक है, जनवादी लोकतंत्र। ठीक है, और यह अवसरवादी तरीका है, यह अवसरवादी तरीका है। तो ये क्या करते हैं, लोकतंत्र की आलोचना करते हैं। अब इसमें लोकतंत्र की आलोचना करने वालों में प्लेटो का नाम है, अरस्तु का नाम है, लास्की का नाम है, कार्लाइल, पेरेटो। ठीक है, इन लोगों का भी नाम है। तो इसको आप लिख सकते हैं अपने में, और आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि CD बर्न्स ने कहा है कि यह मूर्खतापूर्ण होगा कि वायुयान दुर्घटनाग्रस्त होता है तब हम बैलगाड़ी पर चढ़ना आरंभ कर देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ, मानते हैं कि जो लोकतंत्र है इसमें कुछ खामियां हैं, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि अगर वायुयान कभी दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो हम बैलगाड़ी पर चलना प्रारंभ कर दें। उसकी जो कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास किया जा सकता है।